पिछले वाले क्लास में हम लोग अलग अलग सोशलिस्ट के आइडियोलॉजी के बारे में जाने थे, है ना, जिसमें से कि हमारा कम से कम 4 सोशलिस्ट थे जिसके आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग जान चुके थे। जिसमें से हमारा सबसे पहला था रॉबर्ट ओवेन, उसके बाद फिर था लुइस ब्लैंक, और उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, है ना। तो ये 4 ऐसे सोशलिस्ट थे जिन्होंने अपना आइडियोलॉजी दिया था, है ना, यानी कि अपना विचारधारा दिया था कि हम आम आदमी का यानी कि एक वर्कर्स का किस प्रकार का एक सोसाइटी होना चाहिए, है ना। क्योंकि उस समय पे सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि किसी के साथ हो रहा था तो वो हमारे थे वर्कर्स लोग, जो कि बड़े बड़े फैक्ट्री में काम किया करते थे, ठीक है। और पिछले वाले क्लास में हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म बताया था, है ना। वो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में ध्यान रखना है। पहला पब्लिक और दूसरा कैपिटलिस्ट, है ना। पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब होता है वो इंटरप्राइज, वो फैक्ट्री, वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका मोटिव लोगों का भलाई करना होता है, यानी कि सोशल वेलफेयर काम उसका काम होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो था हमारा कैपिटलिस्ट बोलो या फिर प्राइवेट बोलो, है ना, बात सेम है, ठीक है। उसका प्रॉफिट कमाने का ही मकसद होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और इस चैप्टर में खास करके हम लोग ये पढ़े थे कि जो हमारा कैपिटलिस्ट वाले लोग थे, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग थे, वो केवल अपने भलाई के लिए, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए वर्कर्स का गलत तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। और उस वर्कर्स को बचाने के लिए हमारे अलग अलग प्रकार के सोशलिस्ट ने एक आइडिया दिया कि भाई तुम लोगों का समाज एक ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, है ना। ये हम लोगों को कौन बता रहा था? हमारे सोशलिस्ट सारे जो हमारे 4 थे वो हम लोगों को बता रहे थे कि तुम लोग भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो, अपना आवाज उठाओ, ताकि तुम्हारा वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। और खास करके इस अगले वाले क्लास में, यानी कि कल जो हम लोग पढ़े थे, वो 2 टर्म के बारे में पढ़े थे हम लोग, खास करके पहला सोशलिज्म और दूसरा सोशलिस्ट। याद कीजिए सोशलिज्म क्या था। सोशलिज्म एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कि हमको ये बताता है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे कि रहने वाले सारे लोग इक्वल हो, कोई भी अमीर गरीब नहीं, कोई भी ऊंच नीच नहीं, सब एक जैसा होगा। और दूसरा सोशलिज्म का मतलब ये भी होता है कि इक्वालिटी, है ना, मतलब कि जो भी आपके समाज में, आपके सोसाइटी में रिसोर्स है, प्रॉपर्टी है, उन सब के ऊपर सबका अधिकार बराबर होगा। इसी आइडियोलॉजी को, इसी विचारधारा को हम लोग कहते हैं सोशलिज्म, है ना। और दूसरा टर्म था हमारा सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म के आइडिया को मानता है, उसको फॉलो करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। जैसे यदि आप सोशलिज्म के आइडिया को मानते हैं तो आप भी अपने आप में एक सोशलिस्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग कल 4 सोशलिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे, उनमें तो कोई डाउट नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल जो हम लोग 4 अलग अलग सोशलिस्ट के बारे में पढ़े थे, उन चारों का ना एक खास मैसेज था जो हम लोगों को देना चाहते थे। हालांकि चारों का अलग अलग आइडियोलॉजी था, है ना, लेकिन जो चारों में कॉमन आपको देखने को मिला, वो क्या कॉमन देखने को मिला? कोई बता सकता है आप में से? कॉमन उन चारों में से क्या देखने को मिला जो कि चारों में लगभग कॉमन हो? नहीं, वो नहीं, अलग अलग नहीं बताना है, मतलब ये बताओ कि चारों के आइडियोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको उन चारों में से एक कॉमन क्या लगा? नहीं, सबसे चारों में कॉमन ये देखने को मिला कि चारों के चारों सोशलिस्ट ये चाहते थे कि वर्कर्स का एक अपना सोसाइटी हो। याद कीजिए, जो कि अपने हक के लिए वो लोग खुद से आवाज उठा सके। बात समझ में आ गया? और कार्ल मार्क्स ने उसी सोसाइटी को क्या कहा था? कम्युनिस्ट सोसाइटी। याद कीजिए, है ना। चलिए कार्ल मार्क्स वाला टॉपिक हम आपको एक बार दिखा देते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था इस वाले में कि कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू free themselves from capitalist exploitation and workers had to construct a completely socialist society। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम लोगों को अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से बचाना पड़ेगा, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो मालिक हैं वो हम लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उससे हम लोगों को अपने आप को बचाना पड़ेगा, ठीक है। और कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि वर्कर्स को अपना एक अलग ही, कंप्लीटली एक अलग सोसाइटी बनाना चाहिए, जो कि होगा सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब उस सोसाइटी में, उस समाज में, उस मोहल्ले में वही लोग रहेंगे जो कि सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो इस बात में बिलीव रखते हैं कि सारे लोग आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे कौन कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे वर्कर्स को कि अपना एक अलग सोसाइटी बनाओ जिसका नाम क्या होगा? सोशलिस्ट सोसाइटी नाम होगा, ठीक है। ये वर्कर्स ही कहते थे। लेकिन
उसी सोशलिस्ट सोसाइटी को कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया था? कम्युनिस्ट सोसाइटी। याद कीजिए। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो कल वाले क्लास में किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट था? नहीं ना? चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। आपने ये जाना कि यूरोप में सोशलिज्म का जो यानी कि जो एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म का, वो हर एक लोगों के तक फैल चुका था। यानी कि हर लोग अब ये चाह रहा था कि हमारे आसपास जो है ना इक्वालिटी हो, कोई भी अमीर ना हो, कोई भी गरीब ना हो। इसी आइडियोलॉजी को तो हम लोग कहते हैं सोशलिज्म, है ना? तो सोशलिज्म तो पूरी तरीके से फैल गया था, लेकिन इस विचारधारा को, इस सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट किस प्रकार से मिला? बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोचिंग आ रहे हैं, चलो कोचिंग का छोड़ दो, चलो कोई ना एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? सपोज मान लीजिए कि आप पढ़ लिख लिया, आपको मन कर रहा है कि हम अपना एक पार्टी बनाएं, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी आपने पार्टी बना तो लिया, लेकिन लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टी को वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या पार्टी का कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है। उसी प्रकार से सोशलिज्म का जो विचारधारा था, यानी कि जो सोशलिज्म का जो आइडिया है, वो यूरोप में फैल तो रहा था, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कोई तो चाहिए ना, ताकि वो और आगे बढ़ सके, है ना? उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर उसको सपोर्ट कैसे मिला और ज्यादातर लोगों के पास सोशलिज्म का आइडिया कैसे फैला, ठीक है? कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा यूरोप में ये बिलीव करने लगे कि हमको जो है समाज में इक्वालिटी लाना है ना? प्रॉपर्टी पे सबका समान अधिकार होगा। ये विचारधारा कैसे फैला, कैसे उनको सपोर्ट मिला, ये भी आप समझते हुए चलिए तो टॉपिक का शुरुआत हम लोग करते हैं। देखो, बाय द एंड ऑफ 1870s द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 के लास्ट तक पूरे यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया पूरी तरीके से फैल चुका था। मतलब कि हर एक लोग अब इक्वालिटी समाज में चाह रहा था, ठीक है? याद देखो, एकदम कहानी की तरह समझोगे ना तो लिखने में भी मजा आएगा एग्जाम में और समझने में भी मजा आएगा, ठीक है? तो 1870 के लास्ट तक सोशलिज्म का आइडिया पूरी तरीके से पूरे यूरोप में फैल चुका था, ठीक है? अब फैल चुका है, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक लोग अब क्या चाह रहे थे? इक्वालिटी, है ना? रिसोर्स पे, रिसोर्स का मतलब धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब पे उनका समान अधिकार हो, इक्वल राइट हो, ये अब सारे लोग वहां पे चाह रहे थे। आगे, टू सपोर्ट द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू सपोर्ट द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के आइडिया को, यानी कि सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको और आगे तक यूरोप में फैलाने के लिए सोशलिस्ट वाले लोगों ने, सोशलिस्ट कौन? जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जो उसको मानते हैं, तो सोशलिज्म को फैलाने के लिए सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया? एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया। इंटरनेशनल बॉडी का मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक संस्था बना दिया, उसका नाम पड़ा सेकेंड इंटरनेशनल। उस संस्था का नाम क्या था? सेकेंड इंटरनेशनल। अच्छा, ये ना इंटरनेशनल बॉडी क्यों कहा गया है मालूम है? क्योंकि देखिए आपको बताते हैं, हमारा इंडिया क्या है? एक कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? वो भी एक कंट्री है। तो यदि हम इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? तो यूरोप हमारा क्या हो गया? पूरा एक कंटिनेंट है यूरोप, पूरा एक कंटिनेंट है यूरोप। लेकिन यूरोप में छोटे मोटे कंट्री भी तो है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, रसिया है, ये सब हमारा क्या है? यूरोप का अलग अलग हमारा कंट्री है ना? तो अलग अलग कंट्री के लोग आपस में एकजुट हो सके, अपने हक के लिए बोल सके, अपने सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी उसको बढ़ा सके, इसीलिए उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अलग अलग कंट्री के लोग आके उसमें बातचीत अपना कर सकते थे, अपना राय विचार जो भी है वो रख सकते थे, ठीक है? तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप में सोशलिज्म के आइडिया को फैलाने के लिए सोशलिस्ट वाले लोगों ने किस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था? तो नाम है सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी आपको मालूम है यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप का एक बहुत ही दो पॉपुलर कंट्री है। और जैसा कि हमने हिटलर वाला भी चैप्टर पढ़ा है, हिटलर वाला चैप्टर तो पूरा का पूरा जर्मनी पे ही बेस्ड था, है ना? तो जर्मनी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए कि ये जो हम लोग अभी फिलहाल जहां तक पढ़े हैं, यहां तक में सबसे बुरा स्थिति यूरोप में किसका था? वर्कर्स का। सबसे बुरा स्थिति वर्कर्स का था। तो इंग्लैंड के वर्कर्स और जर्मनी के वर्कर्स, खास करके ये दोनों कंट्री के वर्कर्स
इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना एक एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन मतलब अपना एक ग्रुप बना ले, ठीक है। और ये ग्रुप बना के क्या करेंगे, ये ग्रुप बना के क्या करेंगे, टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये लोग अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स, ताकि हमारे ऊपर यदि कोई अत्याचार होगा, जहां पे हम काम करेंगे वहां पे यदि हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार होगा, जैसे 24 घंटा का 24 घंटा काम करवा रहा है लेकिन अलग से कोई वेजेस हमको नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार का यदि हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग अपने बेटर लाइफ के लिए हक का लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपना एसोसिएशन बना रहे थे, अपना ग्रुप बना रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन का मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है 5 घंटे का बात होता था काम, वो 10 घंटा करवाता था, तो वर्किंग कंडीशन उसका ठीक हो, इसके लिए भी वो लोग बात कर सके। बात समझ में आ रही है? मतलब कि हम लोग अपने हक का लड़ाई अपने से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अपना खुद का ग्रुप बनाना चाह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे सेट अप फंड्स टू हेल्प वर्कर्स इन टाइम्स ऑफ सफरिंग। साथ ही साथ सारे वर्कर्स लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी कि जिसके पास जो पैसा था वो सभी लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया और उन लोगों ने कहा कि भाई देखो हम सभी लोग तो वर्कर ही हैं और यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा हम लोगों ने किया वो हम ही लोग का पैसा है, तो हम लोग में से यदि किसी को कोई समस्या आएगा ना तो वो इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हाँ बदले में जमा कर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी इतने क्लास में हैं और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास है पैसा वो हम लोग यहाँ पे कोचिंग में इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। और हम ये कह देंगे कि देखो भाई जिसको भी जरूरत पड़ेगा वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हाँ आप पैसे दोबारा मत लौटाना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरूरत था तो अपने पैसे का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो दोबारा आके यहाँ पे जमा कर दीजिएगा, है ना। तो वही वर्कर्स लोग कहने लगे कि देखो भाई समस्या हमारा है, हम लोग अपना खुद का आदमी है, तो हम लोगों को क्या करना है, इकट्ठा पैसा करना है और यदि किसी के पास कोई समस्या आ गया तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर ले। क्योंकि उस समय पे यूरोप में लोग फैक्ट्री ये सब में काम तो करते थे, लेकिन कोई बीमार पड़ गया तो उसके बदले में उनको बीमारी का पैसा नहीं मिलता था कि हाँ भाई लो पैसा जाके इलाज करवाओ, है ना। हालांकि ऐसा तो मतलब आजकल होता है, यदि आज आप जाएंगे किसी कंपनी में काम करने के लिए और आप बीमार पड़ गए तो आपको वो लीव देता है और लीव के बदले में आपको पैसा भी देता है कि भाई ये पैसा ले लो, अपना इलाज करवा लेना, ठीक हो जाना, उसके बाद अपने कंपनी में आके दोबारा काम करना। ये आज होता है, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि यदि कोई समस्या आएगा तो इस पैसे का आप इस्तेमाल कर लेना, लेकिन वह पैसा क्या किसी दूसरे का था? नहीं, उन्हीं सब वर्कर्स का था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वर्कर्स के बीच में समझदारी थोड़ा बहुत अच्छा था, ठीक है। यानी कि वो लोग अपने हक की लड़ाई के लिए खुद से लड़ना चाहते थे, किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। राइट टू वोट। अब यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले वाले क्लास में जो थे आप लोगों में से याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि जिस समय हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं उस समय पे यूरोप में खास करके वोटिंग राइट केवल किनको था, याद कीजिए, कौन बता सकता है हमको? वोटिंग राइट उस समय पे यूरोप में किसको था? रिचेस्ट पर्सन तो था ही। हमने आपको ये बताया था कि उस समय पे यूरोप में वोटिंग राइट केवल और केवल उनके पास था जिनके पास की अपना प्रॉपर्टी था, याद कीजिए। वो भी केवल मेन में, वोमेन के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, उसको तो वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं है यूरोप में। लेकिन जो मेन है, और मेन में क्या सारे लोग नहीं, जिसके पास केवल प्रॉपर्टी है वही केवल वोट दे सकते थे। तो बेचारे ये लोग तो वर्कर हैं भाई, इनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा, इनके पास जगह जमीन कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा, इसके पास हो ही नहीं सकता है। मतलब इनके पास खाने का पैसा नहीं पूर रहा है तो फिर ये जमीन कहाँ से खरीदेगा, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन वर्कर का डिमांड क्या था? इन वर्कर का डिमांड पहला तो ये था कि भाई हमसे जो अंधाधुंध काम करवा रहे हो उसको कम करो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका क्या था, यही तो था कि बात तो तुम कर रहे हो कि 5 घंटा काम करवाएंगे और काम करवा दे रहे हो 10-10 घंटा। धमकी भी तुमको नहीं दे सकते हम, क्योंकि तुम बाहर निकाल दोगे, और बाहर निकालोगे तो फिर हम रोड पे आ जाएंगे, है ना। तो वो लोग बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इनका सबसे पहला डिमांड ये होता था कि हमसे जो तुम अंधाधुंध काम करवा रहे हो उसमें कटौती करो, मतलब कि जितना का बात हुआ है उतना पे हम काम करेंगे, उससे काम नहीं करेंगे ज़्यादा। ये इसका पहला डिमांड था। दूसरा डिमांड इसका ये था कि हमको वोटिंग राइट दो, मतलब कि हम अपने गवर्नमेंट को, हम अपने लीडर को अपने से वोट दे सके, ये इनका दूसरा डिमांड था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्कर्स का मेन 2 डिमांड कौन सा था? तो पहला, उसके वर्किंग आवर में रिडक्शन करो, रिडक्शन मतलब कि कमी करो, ठीक है, और दूसरा वोटिंग राइट उसको दो। तो ये 2 मेन डिमांड उसका था।
आगे बढ़ते हैं। तो हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बड़ा छोटा है ये, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ जर्मनी वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट में एसपीडी, एंड हेल्प्ड इट टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे आपको मालूम तो चल गया कि इंग्लैंड के वर्कर और जर्मनी के वर्कर क्या कर रहे थे, अपना एसोसिएशन बना रहे थे, यानी कि अपना खुद का वो ग्रुप बना रहे थे। तो जो जर्मनी का खास करके जो एसोसिएशन था वर्कर्स का, यानी कि जर्मनी में वर्कर्स का जो ग्रुप था, उन सब ने मिल के जर्मनी के एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया। उस पार्टी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहाँ पे ना आपके मन में हो सकता है कि सर SDP होना चाहिए इसका शॉर्ट में, है ना, लेकिन ये नहीं है। इसका शॉर्ट में क्या है, SPD। सोशल से आ गया S, और पार्टी से आ गया P, और डेमोक्रेटिक से आ गया D, ठीक है। तो SPD, हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि सर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है तो SDP होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे राइट टू वोट है ही नहीं, तो सपोर्ट करने का मतलब क्या, जबरदस्ती जाके वोट दे देंगे? नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास कम से कम प्रॉपर्टी है। अब देखो वर्कर है तो क्या वर्कर में सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो क्या हम लोगों के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं है? क्या है, लेकिन हाँ मिडिल क्लास में ही कोई बहुत छोटा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन रहता तो मिडिल क्लास ही है। हालांकि यदि इंडिया में देखा जाए तो खास करके 3 क्लास है ना, लोअर, मिडिल और हायर। हायर में कौन लोग आते हैं? मुकेश अंबानी लोग, टाटा बिरला, ये सब आते हैं। मिडिल में कौन? जो हम लोग आम आदमी है। और लोअर में कौन? जिनके पास जो कि रैग पिकर हैं, जैसे रोड पे जो कचरा चुनते हैं वो हो गया, फिर से जो कि जूता सिलते हैं वो सब हो गया, हमारा लोअर क्लास के लोग। लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा तो नहीं है कि मुकेश अंबानी के जितना पैसा हम लोगों के पास नहीं है। हो सकता है कि भाई आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में हो, है कि नहीं? तो मिडिल क्लास का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपके पास बस खाने तक का पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग अमीर अमीर होते हैं, है ना। तो वर्कर्स में भी ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास की कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास पैसा कौड़ी ठीक था, प्रॉपर्टी था, है ना। तो वो लोगों ने सपोर्ट कर दिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब जब सपोर्ट किया जर्मनी, ये बात हो रहा है कहाँ का? जर्मनी का। तो जर्मनी में जो वर्कर्स का एसोसिएशन था, जो ग्रुप था, उन सभी ने मिल के, खास करके कौन लोग? जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा था, वर्कर्स में प्रॉपर्टी जिसके पास ज़्यादा था, उन सभी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर दिया, वोट दिया, और जाके वो जर्मनी में जीत गया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी के वर्कर्स के एसोसिएशन ने किस पार्टी को सपोर्ट किया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया, यानी कि उसको वोट दिया, और वोट दिया तो वो पार्टी जीत गया, और पार्लियामेंट में जाके वो अपना सरकार बना लिया। जर्मनी का बात हो रहा है केवल, ये पूरे यूरोप का नहीं, केवल जर्मनी का, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे ना आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जब वर्कर्स लोग अपने हक का लड़ाई अपने से लड़ना चाह रहा है, तो ये पार्टी को वोट क्यों दे रहा है ना? जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत कहा था कुछ देर पहले कि वर्कर्स लोग अपना खुद का एसोसिएशन बना रहा है, अपना खुद का ग्रुप बना रहा है ना। तो फिर ये पार्टी को वोट क्यों दे रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो पार्टी को वोट इसलिए दे रहा है ना क्योंकि उसको मालूम है। देखो एक तरीके से ना आप इसे समझो, मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का ना रोड खराब है, ठीक है। कितना भी आप कोशिश कीजिएगा अपने पैसे को लगा के खुद से रोड ठीक करने का, आप कर तो लेंगे, ठीक है, लेकिन बार बार वो रोड खराब होगा तो क्या बार बार आप ठीक करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यदि वही गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तो वो बार बार रोड ठीक करेगा, है ना, यानी कि आपके हक के लिए वो बार बार वहाँ पे काम करेगा। तो ये लोग चाह रहा था कि भाई हम लोग वो का अपना ग्रुप तो है, हम लोग अपने हक का लड़ाई लड़ तो लेंगे, लेकिन क्या बार बार लड़ पाएंगे? लेकिन हमको कोई एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी तो चाहिए, पावर भी तो चाहिए। इसीलिए इन्होंने पार्टी को वोट दे दिया, और पार्टी ने इसको प्रॉमिस किया होगा कि भाई तुम हमको वोट दो, तुम्हारे हक के लिए बात हम करेंगे पार्लियामेंट में। अब बात समझ में आ गया? तो कोई भी आदमी ये चाहता है कि हमारे ऊपर यदि किसी का हाथ हो तो हम अपने काम को फ्रीली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी का पिताजी विधायक है, तो वो रोड पे बिना हेलमेट के निकल जाए, क्या दिक्कत है? पुलिस पकड़ेगा, बोलेगा कि हम फलाने आदमी का विधायक का बेटा है, छोड़ देगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया उसके ऊपर अपने पिताजी का पावर है ना। वही बात यहाँ पे हो रहा है कि वर्कर के पास अब किसका पावर है? उस पार्टी का पावर है, क्योंकि उसने वोट दिया है, उसके हक के लिए वो बात करेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला वर्कर्स को परेशान कर रहा है, तो वो पार्टी अब हमारा गवर्नमेंट में आ चुका है, तो गवर्नमेंट को जाके बोलेगा इंडस्ट्री वाले लोगों को कि
कि भाई तुम अपने यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हो उसको तुम टॉर्चर क्यों कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने पार्टी को वोट दिया ताकि पार्टी हमारे लिए बात कर सके, हमारे हक के लिए वो बात कर सके और हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कम कर सके। यही चीज़ है। तो ये देख रहे हो एनसीईआरटी का ना बड़ा ही डेफिनेशन, मतलब कि स्टेटमेंट बहुत छोटा है, लेकिन इसका गंभीर रूप निकालोगे ना तो बहुत बड़ा निकलता चला जाएगा। तो डाउट हो तो फटाक से पूछना है, यहाँ पे उसको हम लोग क्लियर भी करते चलेंगे। तो जर्मनी के वर्कर्स एसोसिएशन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया, वो लोग जीत गया और जर्मनी में जाकर उनका गवर्नमेंट बन गया। ठीक है, ये बात हो रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। अब यहाँ पे देखिए, सोशलिस्ट का मतलब तो समझ में आता है कि सर वो लोग जो कि सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब, अच्छा ट्रेड का मतलब क्या? व्यापार, कुछ खरीदना कुछ बेचना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड। यूनियनिस्ट का मतलब होता है कि व्यापारी लोगों का एक प्रकार का लीडर का ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, और बड़े बड़े बिजनेसमैन यदि एक जगह इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर वो ट्रेड के ऊपर बात करने लगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे ट्रेड यूनियन। यूनियन का मतलब भी होता है संगठन, है ना। और संगठन में क्या एक आदमी रहता है? नहीं, बहुत सारे आदमी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है ट्रेड यूनियन का, तो इसमें कौन से लोग होंगे? जिसका कि ताल्लुक ट्रेड से होगा, खरीद बिक्री से होगा, है ना। तो सोशलिस्ट लोग और ट्रेड यूनियनिस्ट लोगों ने मिल के लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। कहाँ पे किया? ब्रिटेन में। और ये लेबर पार्टी आज भी ब्रिटेन में एग्जिस्टेंस में है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यह बात हो रहा है 1950 के आसपास का। उस समय पे सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट दोनों ने मिल के ब्रिटेन में लेबर पार्टी का संगठन बनाया, लेबर पार्टी का फॉर्मेशन उन्होंने किया। और सोशलिस्ट पार्टी का नाम कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। मतलब अच्छा सुनो, पहले यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे दो पार्टी बनाया गया, सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा दो पार्टी बनाया गया। पहला पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, जो कि कहाँ पे था? ब्रिटेन में था। और दूसरा पार्टी था सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कहाँ पे था? फ्रांस में था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आपके मन में फिर से सवाल आ सकता है कि सर पार्टी क्यों बनाया जा रहा है? बात वही है, उसका आंसर भी वही है कि भाई यदि आप किसी पार्टी के थ्रू अपनी आवाज़ों को उठाएंगे तो आपका बात जल्दी माना जाएगा, है ना। तो इसीलिए पार्टी बनाया जा रहा है ताकि वर्कर्स को उसमें इंक्लूड किया जाए, वो वोट देंगे, गवर्नमेंट बनेगा, उसके हक के लिए बात होगा। इसीलिए हर एक वर्कर चाह रहा है कि मिलके अपना एक पार्टी बनाओ, लोगों से वोट लो, जीत जाओ, गवर्नमेंट को फॉर्म करो और जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करो। ठीक है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर पार्टी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने तीन पार्टी का जिक्र हो गया। पहला हमारा पार्टी था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि कहाँ पे था? जर्मनी में। ठीक है, लेबर पार्टी कहाँ पे था? ब्रिटेन में। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पे था? फ्रांस में था। तो पार्टी अलग अलग जगहों पे बनाने का मकसद केवल ये था कि वर्कर्स को उस पार्टी में इंक्लूड किया जाए, वोट लिया जाए, गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए और उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों को खत्म किया जाए। यही मतलब था केवल पार्टी को फॉर्मेशन करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, लेकिन इतना तो बहुत प्रैक्टिस तो चल रहा था, सोशलिस्ट लोग, यूनियनिस्ट लोग और वर्कर्स लोग इतना सारा कोशिश तो कर रहे थे, पार्टी बना तो रहे थे, उसमें मिल भी रहे थे, वो लोग शामिल भी हो जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। वो लोग बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन 1914 तक वो एक भी बार गवर्नमेंट में नहीं आ सका। मतलब कि सोशलिस्ट, वर्कर्स, ट्रेड यूनियनिस्ट इतना सारा कोशिश वो लोग कर रहे थे, पार्टी को बना रहे थे, अपने पार्टी में लेबर को इंक्लूड कर रहे थे, उनको वोट भी मिल रहा था, लेकिन हर बार वो चुनाव को हार जा रहे थे, इसीलिए कभी भी उनका गवर्नमेंट नहीं बन पाया 1914 तक। लेकिन 1914 के बाद उनका गवर्नमेंट बना होगा। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तो यहाँ तक के टॉपिक में आपको केवल इतना पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से सोशलिज्म के आइडिया को यूरोप में सपोर्ट मिला। तो आप ये बता सकते हैं कि सपोर्ट इस प्रकार से मिला कि हर एक वर्कर्स लोग क्या कर रहे हैं? अपना एसोसिएशन बना रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे भी कोई बात नहीं बन रहा है तो वो लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं ताकि वो हमारे हक के लिए बात कर सके पार्लियामेंट में, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पार्टी भी खुद बना लिया, है ना। तो वो पार्टी भी लगातार बना रहे थे ताकि लोग उसमें आए, वोट दे और होने वाली समस्याओं को दूर किया जाए।
लेकिन इस बात को आप लास्ट में जरूर ऐड कर दीजिएगा कि 1914 तक वो सक्सीड नहीं हो पाया। मेहनत तो कर रहे थे, पार्टी बन भी रहा था, लोग वोट भी दे रहे थे, लेकिन चुनाव को जीत नहीं पा रहे थे। वहां का जो अलग पार्टी होगा, फेमस पार्टी, वो चुनाव को बार बार जीत जा रहे थे। ठीक है, ये आप लास्ट में इंक्लूड कर दीजिएगा तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, तो यही वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।